हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस लवर। हमने हमारे लास्ट के वीडियो में देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो लास्ट में हम पढ़ रहे थे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, उसको हमने फिर एक्सप्लेन किया था कोलिजन थ्योरी से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। उसी के अंदर एक नया कंसेप्ट है, वो है हमारा कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी बैरियर। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपने आप हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनको कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, या फिर किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ती है। चाहे वो एनर्जी फिर हमें लाइट की फॉर्म में देनी पड़े, हीट की फॉर्म में देनी पड़े, प्रेशर की फॉर्म में देनी पड़े, या फिर करंट की फॉर्म में देनी पड़े। ठीक है, तो हम जो एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं कोई रिएक्शन करवाने के लिए, उस एनर्जी को बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। अब हमें पहली बात की एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ी। अब हमारे पास जैसे एटमॉस्फेयर में है बहुत सारी गैसेज हैं, वैसे ही हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है। नॉर्मल कंडीशंस पे हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इन केसेस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं या फिर उनको प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या मीन्स हम इनको एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी देने तो वैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शन हुई। तो इसमें हमने क्या किया, हमने एनर्जी दी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हमारे पास जो नॉर्मल कंडीशन है, तो हमारे जो ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जो ये हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रेजेंट नहीं है, एनर्जी नहीं है। ठीक है, इतनी एनर्जी नहीं है कि हमारे पास रिएक्शन होकर हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सके। और जो एनर्जी होती है जो खुद के रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास होती है, वो एनर्जी कौन सी होती है हमारे पास, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए जरूरी होती है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो ये हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जो इनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वो जो इनकी एनर्जी है, जो इन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, वो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी से या तो लेस है, जो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी है उससे क्या है, कम है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास रिएक्शन नहीं हो रही थी। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में इसको एनर्जी प्रोवाइड की, और जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है इनकी एनर्जी इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो गई। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या होगी, ये रिएक्शन प्रोसीड होगी और हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो हमने जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की है रिएक्शन करवाने के लिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को, उस एनर्जी को बोलते हैं हम क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अगर इसको मैं एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूं तो किस तरीके से लिख सकते हैं हम, जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया ई से। ठीक है, वो हमारी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी में से जब हम माइनस करेंगे, जो हमारी रिएक्शंस, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को हमें जो उन्होंने एनर्जी ली है उसको माइनस कर देंगे जो थ्रेशोल्ड एनर्जी में से, तो हमारे पास जो एनर्जी बचेगी वो कौन सी होगी, हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब चलिए इसको एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। उसके अंदर एक दो नई चीजें आएंगी और फिर से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे जो हमारे पास बहुत हेल्पफुल होगा, और जो पुराने कंसेप्ट उनको भी एक्सप्लेन करेगा। अब जिसमें मैंने ग्राफ प्लॉट किया, इसके एक्स एक्सिस पे भी मैंने प्रोसेस ऑफ रिएक्शन की क्या प्रोसेस हो गया, और हम एनर्जी की बात करें तो मैंने मान लिया पोटेंशियल एनर्जी ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमने अगर उस रिएक्शन को हमने ग्राफ प्लॉट किया तो कुछ इस तरीके का आता है आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो क्या है, यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है।
तो यहाँ पे हमारे पास किसकी एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और हमारे पास यहाँ पे किसकी एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है यहाँ पे हमारी, ठीक है। अब जो ये है हमारे पास, जो ये एनर्जी होगी इसको बोलेंगे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो रिएक्शन होने के लिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास होनी जरूरी है, या तो उनकी एनर्जी इसके बराबर हो या फिर इससे ज्यादा हो, तभी हमारे पास कोई रिएक्शन होगी। मान लिया कि हमने उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी यहाँ तक है, ठीक है, और ये रिएक्शन हो रहा है, तभी हमारे पास एक ग्राफ है। तो हमारे पास इस फॉर्म, इस स्टेज पे ये जो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो होता है हमारा इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ना तो वो रिएक्टेंट होता और ना ही ये कॉम्प्लेक्स हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये सिर्फ उनके बीच की एक एक्टिवेटेड स्टेट होती है, ठीक है। और जो ये वाली है, जो ये इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है, हम यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से माइनस करते हैं जो रिएक्शन के अंदर प्रोसीड हुई है, ठीक है, उस एनर्जी को माइनस करते हैं, तब हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। और इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं फिर या तो एक्टिवेशन एनर्जी या फिर एनर्जी बैरियर। इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन होने के लिए इस बैरियर को, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी हमारे पास कोई ना कोई रिएक्शन होगी। अब अगर हम जनरल में कोई रिएक्शन मान के करें, मैंने मान लिया ये हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन होगी, ये हमारे पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास हमारी पास जो ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है कि फर्दर हमारे पास कोलाइड करके हमारी रिएक्शन को आगे कर सके, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनर्जी को, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद इनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे ये स्टेट बन गई, कौन सी होती है ये हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड स्टेट। तो इस स्टेट में क्या होगा, हमारे पास जो ये ए के बीच में और जो ये बी के बीच में है, जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, ये वाले बॉन्ड तो टूटने लग जाएंगे और ए और बी के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, इस तरीके से, इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को हम शो कर सकते हैं। जो ये दो, ये वाला और ये वाला बॉन्ड है ये तो टूटेंगे, और जो ये वाले बॉन्ड है हमारे पास क्या बनेंगे, नए कंपाउंड बनेंगे। तो हमारे पास ये यहाँ पे आ गया एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर आप देखोगे ना तो ये रिएक्टेंट की तरह, रिएक्टेंट क्या था हमारे पास, A2 था और B2 था, ठीक है। इसके अंदर ना तो A2 है ना B2 है, ठीक है, ना तो ये रिएक्टेंट है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारे पास 2AB। तो यहाँ पे इकट्ठा A भी हुई है, यहाँ पे तो ये ये इनके साथ ये पार्शियली बॉन्डेड है। तो हमारे पास जो ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है, ये हमारे पास ना तो रिएक्टेंट होता ना ये प्रोडक्ट होता है, हमारे पास एक अलग से कोई कॉम्प्लेक्स होता, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा तो हमारे पास ये वाले बॉन्ड टूट जाएंगे और हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज थी हमारे पास कि इस तरीके से कि कोई रिएक्शन होती है जिसको हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, किस तरीके से रिएक्शन होती है, ठीक है। एक तो ये थे मान लिया हमने ग्राफ, एक हमने कोई दूसरी रिएक्शन यूज किया है, जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है, यहाँ पे वही रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारे पास हमने मान लिया कि जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है उसको मान लिया हमने ये EA है, EA1 मान लिया, और जो ये है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली, ये है हमारे पास EA2। यहाँ पे लिख लेना पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। तो अब जब इन दोनों ग्राफ को अपलोड करोगे, यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, सिर्फ इतनी है,
और हमारे पास यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, इतनी है, इंक्रीज होगी ना, पहले सिर्फ इतनी थी, अब उसमें सिर्फ इतनी एक्टिवेशन एनर्जी, इसके अंदर कितनी हमारे पास इतनी है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है E2 की वो ज़्यादा है हमारे पास इन कंपेरिजन टू E1 के। अब एक चीज़ बताओ आप मेरे को, अगर कोई चीज़ है यहाँ से यहाँ तक जल्दी पहुँच जाओगे आप, या फिर यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट तक जल्दी पहुँचोगे। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से आपको यहाँ तक चल के जाना है, यहाँ से यहाँ तक आपको चल के जाना है, तो आप पहले यहाँ पे जल्दी पहुँचोगे या फिर यहाँ पे जल्दी पहुँचोगे? यहाँ पे पहुँचोगे ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है ये कम है, तो हमारे पास यहाँ पे जल्दी पहुँचोगे। तो रिएक्शन के टर्म में बोलेंगे तो हम हमारे पास जो ये EA1 है, ये हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इसका क्या होगा, हमारा फास्ट होगा, ठीक है। और जो ये हमारे पास जो ये EA2 है, इसका हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो स्लो होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में तो उसको बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए ये रिएक्शन आराम आराम से होती है, ठीक है। अब इसको एक हम क्या देखा था हमने कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो हमारी एनर्जी क्या होगी, जो EA2 था वो ज्यादा था हमारे पास, तो वो रिएक्शन कैसे हो रही थी, हमारी स्लो रिएक्शन हो रही थी। अगर हमारे पास जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, लेस है, तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर जो रिएक्शन थी वो कैसे हो रही थी, फास्ट हो रही थी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी लेस है तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या करेगा, हमारा इंक्रीज करेगा। यहाँ पे जो हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा रिलेशन एक्टिवेशन एनर्जी का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। अब हमने एक रिएक्शन देखी थी, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन देखी थी। क्या थी उनकी रिएक्शन, कुछ इस तरीके की रिएक्शन थी ना। ये हमारे पास फास्ट रिएक्शन हो रही थी और ये हमारे पास कैसी थी, स्लो रिएक्शन हो रही थी। अब अगर मैं बोलूं कि ये फास्ट क्यों हो रही थी तो आप कैसे बताओगे? तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमारे पास कैसी होगी, लेस होगी, तभी हमारे पास ये रिएक्शन क्या है, फास्ट हो रही है। और इसके कंपैरिजन में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हाई है, इसलिए जो इसका जो ये रिएक्शन है वो स्लोली हो रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, वो है हमारे पास, वो है हमारा कैटलिस्ट वाला। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अब पहली बात, ये कैटालिस्ट क्या होता है हमारे पास। आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में सुना होगा कि कैटालिस्ट क्या होता है और उसका क्या क्या होता है। कैटालिस्ट जनरली हमारे पास क्या करता है, जो कोई भी रिएक्शन है हमारी, उसके जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पहले जिस रेट से हो रही है ना, उसका जो एक तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कैटालिस्ट नहीं है और उसका रेट कंपैरिजन करेंगे जिसके अंदर कैटालिस्ट है, तो हमारे पास ये कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन का जो रेट है उसको इंक्रीज कर देता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन उसको इंक्रीज कर देता है। और एक खास बात और होती है कैटालिस्ट के बारे में कि ये हमारे पास लास्ट में एज इट इज अनचेंजेबल फॉर्म के अंदर
वापस से रिकवर हो जाता है। लास्ट में जब प्रोडक्ट बन जाएगा ना, तो हमारे पास जो कैटालिस्ट हमने जिस फॉर्म में लिया था उतनी ही उसी फॉर्म में और उतनी ही अमाउंट में वापस से हमारे पास प्रोडक्ट के साथ बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब हमारे पास इसको एक ग्राफ से समझते हैं, आसानी से समझ आ जाएगा आप लोगों को। अब जैसे हमने ग्राफ है भाई पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। एक तो आपने वो रिएक्शन ली जब हमने कोई कैटालिस्ट का यूज नहीं किया। ठीक है, यहाँ हमारे रिएक्टेंट है, यहाँ पे हमारा क्या है प्रोडक्ट। ठीक है, एक फिर हमने उसी रिएक्शन के अंदर जब हमने कोई कैटालिस्ट ऐड कर दिया तो वो उसने हमारा क्या किया, देख ये तो ग्राफ है हमारा जब हमने कोई कैटालिस्ट नहीं यूज किया, अनकैटालाइज के लिए अनकैटालाइज रिएक्शन का ग्राफ। और ये है हमारा पास जब हमने कैटालिस्ट का यूज किया। ठीक है, तो इस टाइम इसमें आप क्या देखोगे, जो इसका है हमारे पास, इसका मान लिया हमने जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको मान लिया हमने EU से, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को मान लिया हमने EC से। तो आप क्या देखोगे कि इनके एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में कितना गैप है। जो हमारे पास जो ये कैटालिस्ट वाली है उसकी एनर्जी हमारे पास ये है, और अनकैटालाइज की हमारे पास ये एनर्जी है। तो जो हमारे पास जो ये कैटालिस्ट है, रिएक्शन है जिसके अंदर हमने कैटालिस्ट का यूज किया है, उसकी जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमारी कम है इन कंपैरिजन टू उस रिएक्शन के जहाँ पे हमने कैटालिस्ट का यूज नहीं किया है। ठीक है, अब इसके एक्टिवेशन एनर्जी के बाद तो आप बता ही सकते हो ना कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसकी एनर्जी कम है तो हमारे पास इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना, और इसका क्या करेगा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इसके कंपैरेटिवली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसका कम होगा उसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब कैटालिस्ट का कैसे पता चलता है कि आपको कैसे पता चलेगा इस रिएक्शन में कोई कैटालिस्ट दिया नहीं हुआ। जनरली एरो के ऊपर आप देखोगे ना तो कुछ ना कुछ दिया होता है, तो उनमें से जो हमारे पास जो नॉर्मल है एग्जाम्पल है कैटालिस्ट के, वो जैसे प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये हमारे पास किसी एग्जाम्पल है कैटालिस्ट के। ठीक है, तो कैटालिस्ट क्या करते हैं हमारे पास, जो हमारी रिएक्शन के अंदर जब हम कैटालिस्ट का यूज करते हैं तो वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ फैक्टर। अब दो और रहते हैं हमारे, एक तो रहता है हमारा एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन और फिर हमारा रहता है सोलवेंट वाला पार्ट। ठीक है, अब हमारे पास जो फिफ्थ है वो है हमारा एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन का क्या मतलब है हमारे पास। अब हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर जो किसी भी लाइट के प्रेजेंस में हो, और कुछ ऐसी रिएक्शन है जो लाइट की एब्सेंस में होती है। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है, अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं लाइट की एब्सेंस में तो हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं होती, लेकिन तब जब हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं लाइट की प्रेजेंस में तो हमारे पास रिएक्शन होती है। तो जो रिएक्शंस हमारी लाइट की फॉर्म में होती हैं वो हमारे पास जनरली क्या इफेक्ट करती हैं रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर, उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है हमारा, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और जनरली जो हम रेडिएशन यूज करते हैं वो लाइट के फॉर्म में होती है, वो जो एनर्जी होती है वो हम उसको फोटोन की फॉर्म में देखते हैं। ये क्या होती है हमारे पास फोटोन, और इनको क्या बोलते हैं हम, पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। जब रेडिएशन की लाइट प्रेजेंस में हमारे पास रिएक्शन हो रही है तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, वो है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट।
इसके अंदर पढ़ेंगे हम 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो हमारे इस फैक्टर को सही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अफेक्ट किया जाता है। सबसे फर्स्ट है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा सॉल्वेशन का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अब चलिए एक एक करके इनको डिटेल में करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है हमारे पास? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये हमारे पास जो हमारी आयनिक रिएक्शंस होती हैं, जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं सॉल्यूशन के अंदर, उनके अंदर जो इंटरआयनिक फोर्सेस होते हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारे उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उनको क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो इसी तरीके से जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए हम नेचर ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है रेट ऑफ रिएक्शन का और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है, वो है हमारे पास ln ऑफ k इज इक्वल टू a माइनस डी बाई में डी। जो ये हमारे पास ये है, यहाँ पे k रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। डी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, ठीक है। और जो ये ए है और बी है ये हमारे पास जैसे आयनिक रिएक्शन के अंदर था, तो ये हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 आयंस को, ठीक है। अब हमारे पास हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि हमारे पास जो ये लॉगरिथम ऑफ के है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ आया कि अगर हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इंक्रीज करेगा तो हमारा रेट ऑफ कांस्टेंट क्या करेगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब इसका एक ग्राफ आता है वो देखते हैं। ग्राफ है हमारा ln ऑफ k के बीच में और 1/d के बीच। जब इसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास इस तरीके की एक लीनियर लाइन आती है। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ लीनियरली वेरी करता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास किसका इफेक्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। अब हमारे पास इसके अंदर नेक्स्ट आता है पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। जो सेकंड प्रॉपर्टी है जो हमें इसके अंदर पढ़नी है वो है हमारी पोलैरिटी। अब इसके अंदर 2 चीजें मेन है, पोलर और नॉन पोलर का तो सबको पता होगा, ठीक है। पोलर जहाँ पे इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो है हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो सारा जो मसला है वो हम सारा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से इंक्रीज करेगी, वो तब इंक्रीज करेगी जब हमारे पास जो प्रोडक्ट की पोलैरिटी ज़्यादा हो रिएक्टेंट की पोलैरिटी से, तब हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज करेगा। और जब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कब डिक्रीज करेगा, जब हमारे पास जो पोलैरिटी है रिएक्टेंट की ज़्यादा हो जाए प्रोडक्ट से। क्या मतलब है इसका कि हमारे पास जब हमारी कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उसकी जो पोलैरिटी है रिएक्टेंट की जब कम हो पोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट से, तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और जब जो हमारे रिएक्टेंट हैं उनकी पोलैरिटी ज्यादा हो तब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। एक और मेजर पॉइंट है इसके अंदर कि जब हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पोलैरिटी के बीच में इसमें जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम हो, वेरी लेस या फिर नेग्लिजिबल हो,
तो उस टाइम पे हमारे पास जो पोलैरिटी है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें ये तो पता चल जाएगा कि जब पोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगा रिएक्टेंट से तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा, और जब हमारे पास रिएक्टेंट की पोलैरिटी ज्यादा तब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन थर्ड केस क्या है था इसका कि जब हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पोलैरिटी के बीच में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल ही कम हो, उस टाइम पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मीन्स पोलैरिटी रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं डालेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी थी? थर्ड थी हमारे पास सोल्वेशन वाली। इन्फ्लुएंस ऑफ सोल्वेशन। इसके अंदर हम जो डिस्कस करते हैं, जो हमारे पास था, इसके अंदर जो हमारे पास जो रिएक्टेंट है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, अगर उनमें से कौन सा भी जब उनका सॉल्वेशन होता है, जब इनका सॉल्वेशन होता है तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर डिक्रीज आता है। ठीक है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। इसके अंदर हमें 3 केस पढ़ने हैं। हमारा फर्स्ट केस है जब सिर्फ रिएक्टेंट सॉल्वेटेड है। ठीक है, इसका चलिए ग्राफ बना लेते हैं साथ के साथ। ये है हमारे पास यहाँ पे वही पोटेंशियल ऑफ एनर्जी और यहाँ पे प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। अब हमारे पास ये है, मैंने ये ग्राफ बनाया, यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है। अब मैंने क्या बोला है कि सिर्फ जो हमारा रिएक्टेंट है वो सोल्वेटेड है। सोल्वेटेड है तो उसका मतलब क्या? उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर डिक्रीज आएगा। तो हमारे पास जो ये रिएक्टेंट है इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई, यहाँ पे ये रिएक्टेंट आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम इसकी देखें, जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी है? ये मान लीजिए हमारे पास ये है E A, और जो यहाँ पे जब ये सोल्वेटेड फॉर्म में रिएक्टेंट हमारा, तब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हमने मान ली ये है हमारे पास EA डैश। तो यहाँ से आप क्या देखोगे कि जो हमारे पास ये है, जब हमारा रिएक्टेंट सोल्वेटेड नहीं है तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कम है इसके कंपैरिजन में जब हमारा रिएक्टेंट सोल्वेटेड है या फिर सोल्वेशन हो चुका है उसका। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, जब हमारा एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करती है तो हमारी रिएक्शन कैसे हो जाती है? स्लो हो जाती है, और जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये तो था जब हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो सिर्फ रिएक्टेंट है, जब वो सोल्वेटेड तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। अब इसका सेकंड केस देखते हैं हम, जब हमारे पास जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसका सॉल्वेशन हुआ, सिर्फ उसका हुआ, वहाँ पे ओनली लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका भी वैसे नॉर्मल ग्राफ क्या था हमारे पास, यहाँ पे रिएक्टेंट है, इस तरीके का ग्राफ आता है हमारे पास, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब ये तो था जब हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का सॉल्वेशन नहीं हुआ। जब हमारे पास सॉल्वेशन हो जाता है तो क्या होता है? हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज कर जाती है। तो ये है हमारे पास यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो जब इसका सॉल्वेशन होगा तो सिर्फ उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, मान लें कि वो इतनी डिक्रीज कर गई है। ठीक है, पहले थी हमारे पास ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी, अब ये होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है हमारे पास? वही इसका भी वही देखेंगे हम, एक्टिवेशन एनर्जी ये मान ली हमने AB है, और ये जब उसका सॉल्वेशन हो चुका तो उसकी मान ली हमने AB डैश। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारे पास
अनसोल्वेटेड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है जो सोल्वेटेड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा टाइम पे रिएक्शन होगी, स्लो रिएक्शन होगी, और जब सोल्वेटेड तब हमारे पास फास्ट रिएक्शन होगी। तो फास्ट रिएक्शन हो रही है तो उसका मतलब कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जब रिएक्टेंट वाला देख रहा था तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, और जब हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाला देखा जब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब थर्ड है हमारे पास जब हम इन दोनों को भी सोल्वेटेड ले लेते, जब इन दोनों का सोल्वेशन हो जाए तो both reactant and activated complex solvated। अब हमारा वही नॉर्मल ग्राफ तो आपको लिख रही याद हो जाएगा एग्जाम को। हमारा क्या हुआ, रिएक्टेंट का सोल्यूशन होता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मांगी हमने डिक्रीज होती है यहाँ तक आ गई। एक्टिवेशन एनर्जी का भी मानना है तो हमने सोचा कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ प्रोडक्ट का याद ध्यान रखना सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो आप कि रिएक्टेंट जब हमारे पास जब दोनों ये सोल्वेटेड हैं तो हमारे पास क्या इफेक्ट आ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर। इसका हमारे पास जब हम इसका नेट रिजल्ट देखते हैं तो हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जब हम इसका नेट रिजल्ट देखते हैं तो हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाती है इन कंपैरिजन में जब हमारे पास कौन सा भी रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में से कौन सा भी सोल्वेटेड नहीं है उसके कंपैरिजन में। अब ये डिक्रीज करिए तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये हम इसको हम उसके कंपैरिजन के बिहाफ पे देखेंगे कि जब हमारे पास नॉर्मल है, जब कौन सा भी सोल्वेटेड नहीं है उसके कंपैरिजन में इसकी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी और फिर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा जब दोनों रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है हमारे पास सोल्वेटेड है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होते हैं फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब एक बार इनको रिवाइज कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम बस थोड़ा सा और क्वेश्चन रहता है बेसिक का, लॉ ऑफ मास एक्शन वगैरह, वो कंप्लीट करके फिर हम कल ही जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस शुरू कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये वीडियो थोड़ी सी भी किसी के लिए नॉलेजेबल है या फिर किसी को भी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही है केमिस्ट्री के अंदर, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।